Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will do chapter number 11 in history, the making of the national movement 1870s to 1947. So all these friends, this chapter we were also doing in our last video and today we will complete the chapter. तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. इस चैप्टर में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो नेशनल मूवमेंट है वो स्टार्ट बहुत कम लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन किस तरह से पूरे देश के लोग, चाहे फिर वो किसान हो, चाहे वो ट्राइबल लोग हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हो या बिजनेस ग्रुप्स हैं, सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किस तरह से अंततः हमें हमारा देश वापस मिला, स्वतंत्रता मिली. सो ऑल दीज फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म. द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म के बारे में बताया गया है कि ऐसी क्या सिचुएशन थी, क्या ऐसी नीड थी लोगों की कि उन्हें नेशनलिज्म की जरूरत हुई, अपने देश की जरूरत हुई. तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कॉलोनियल रूल के अंडर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरह से मनमाना उन्होंने व्यवहार करना स्टार्ट किया था. उन्होंने नए नए रूल ऐसे पास किए जिसके द्वारा जो इंडियंस हैं उनकी जो भी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो डे बाय डे और भी ज्यादा खराब होती चली गई. तो कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि जिसके द्वारा जो लोग हैं अलग अलग भागों में, चाहे फिर वो किसान हो, चाहे फिर वो फैक्ट्री वर्कर हो, मतलब हर किसी की जो कंडीशन है वो डे बाय डे पुअर होती जा रही थी. और लास्ट में सभी ने क्या डिसाइड किया कि हमें हमारा देश वापस मिलना चाहिए, हमें एक ऐसा राष्ट्र वापस मिलना चाहिए जिसमें हमारी खुद की गवर्नमेंट हो, जिसमें जहाँ की गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस हैं उसमें हमारी भी भागीदारी हो. तो नेक्स्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे द रॉलेट सत्याग्रह. देखो बच्चों, 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट. तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था. इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो इंडियंस हैं उनकी जो स्वतंत्रता है एक्सप्रेशन की, यानी कि वो अब मनमाना वो व्यवहार नहीं कर सकते थे. मनमाना व्यवहार से क्या मतलब है कि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे. तो बहुत सारी स्वतंत्रताओं पर रॉलेट एक्ट के अंतर्गत पाबंदी लगा दी गई. लेकिन क्या हुआ कि महात्मा गांधी जैसे कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, नॉन वायलेंस के थ्रू विरोध किया, अहिंसा के साथ ये जो भी एक्ट था इसका विरोध किया. महात्मा गांधी का कहना था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने का अधिकार है, लेकिन हमें हिंसात्मक रूप से नहीं, वो जो अपोज करना है हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो हमें अहिंसा का पालन करते हुए उनका विरोध करना चाहिए. तो बच्चों देखो, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन. सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह. तो इस आंदोलन का जो विरोध है वो प्रेयर के थ्रू किया गया था, स्ट्राइक के थ्रू किया गया था. किसी भी तरह की कोई हिंसा का यूज नहीं हुआ था. इसीलिए इस मूवमेंट को नाम दिया गया था द रॉलेट सत्याग्रह, जो कि कब किया गया था, कब स्टार्ट हुआ था, ये 1919 में. नेक्स्ट है बच्चों खिलाफत मूवमेंट. देखिए 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा जो मुस्लिम के खलीफा थे, मुस्लिमों के जो खलीफा होते हैं वो बहुत उनके रिस्पेक्टेड पर्सन माने जाते हैं, बहुत माननीय पर्सन होते हैं. तो कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके खिलाफ बहुत कठोर व्यवहार किया गया था, बहुत गलत व्यवहार किया गया था, जिनके अगेंस्ट मुस्लिम सारे एक साथ हो गए थे. काफी लोगों ने इसका विरोध किया, न केवल मुस्लिम्स बल्कि हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया था, कड़ा विरोध किया था. और इसी के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. और कब स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था बच्चों 1920 में. नेक्स्ट है बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. देखो अब जो रॉलेट एक्ट और खिलाफत, कुछ ऐसी घटनाएं ऐसी हो गई थी, रॉलेट एक्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हुआ था. तो उसके बाद गांधी जी ने एक नया आंदोलन स्टार्ट किया. उस आंदोलन का नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं होगा. जो भी स्टूडेंट्स थे जो गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने वहाँ की जो स्टडीज है वो छोड़ दी थी. कुछ ऐसे लीडर्स जिनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ उपाधियां दी गई थी, उन्होंने वो उपाधियां भी उन्हें वापस लौटा दी थी. न ही फॉरेन जो भी क्लॉथ्स है उनका यूज किया गया, फॉरेन जितने भी वस्तुएं थी, जो भी सामान थे, उनका भी बहिष्कार किया गया. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था, जिसके कारण हजारों लोगों को जेल में भी बंद कर दिया गया. लेकिन फिर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था. द पीपल्स महात्मा. देखिए
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को जो महात्मा का जो उपाधि जो उनको दी गई थी वो लोगों के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी ने लोगों के लिए बहुत काम किए थे। उन्होंने चाहे किसान हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे कितने भी जो गरीब से गरीब लोग हैं, तो सबके लिए उन्होंने काफ़ी उनके लिए लीडरशिप के रूप में उन्होंने काम किए, काफ़ी सोशल वर्क किया। चाहे फिर वो जो भी विलेजर्स हैं उनके 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 लिए विलेजर्स के पास जो भी अनाज वगैरह जो भी उगाते थे उन पे जो टैक्स उन्हें देना होता था, तो उस टैक्स के अगेंस्ट भी इन्होंने आंदोलन किया। इन्होंने जो फॉरेस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, कई लोग ऐसे थे जो फॉरेस्ट के रिसोर्स का यूज करते थे, तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर भी फीस लगा दी थी कि अगर उनको फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज करना है तो पहले उन्हें फीस देनी होगी। तो इन सभी चीजों का महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और इसी कारण लोगों द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है बच्चों द मार्च टू दांडी 1930। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगा दिया गया था तो महात्मा गांधी ने इसे बहुत गलत बताया। महात्मा गांधी का मानना था कि नमक पर टैक्स लगाना बहुत गलत है, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो कि सभी लोगों द्वारा यूज की जाती है। इसके बिना खाना भी बिल्कुल जो फूड है वो तैयार नहीं हो पाता। तो नमक तो बहुत इसेंशियल है लगभग सभी घरों में। तो महात्मा गांधी ने इसके विरोध में क्या किया, साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा की। 240 मील की जो यात्रा थी वो पैदल की। उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ थे और उन्होंने दांडी जो तट है वहां पर जाकर उन्होंने समुद्री नमक इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि हमें इसी नमक का यूज करना होगा अगर हमें नमक कानून तोड़ना है। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और अंततः 1943 में लोगों ने डिमांड कर दी कि हमें अपना स्वराज चाहिए, हमें अपना राष्ट्र वापस चाहिए। अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे देश में शासन नहीं करने देंगे, हमें खुद की गवर्नमेंट चाहिए। तो उस समय बच्चों ये लड़ाई और भी ज़्यादा तेज़ हो गई, ये संघर्ष और भी ज़्यादा तेज़ हो गया और 1947 में अंततः जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ से चले गए थे और हमें हमारा देश वापस मिला, देश की आज़ादी वापस मिली। तो स्टूडेंट्स, दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस थ्रू ई बुक। हम ई बुक से ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ई बुक बिफोर यू जस्ट हैव टू वॉच all these topics carefully. So all these students, today we will discuss the growth of mass nationalism. देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने राष्ट्रीयता की शुरुआत किस तरह से की, किस तरह से नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट, यानी कि 1919 के बाद ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। Involving peasants, tribals, students and women in large numbers and occasionally factory workers as well. मतलब कि 1919 के बाद इस संघर्ष में सभी लोग शामिल हो गए, जिसके अंतर्गत पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वुमेन्स और यहाँ तक कि फैक्ट्री वर्कर्स भी शामिल थे। Certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920s. और यही नहीं, कुछ और बिजनेस ग्रुप्स भी ऐसे थे जिन्होंने कि 1920 के बाद जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार ने भारत में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज कर दिया। इट लीड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा राइज हुआ, बहुत बड़ा चेंज आया। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेज ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिविजुअल इनकम और बिजनेस प्रॉफिट पर लगने वाले सारे टैक्सेस को बढ़ाया। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर थे उसे बढ़ा दिया। And the demands for war supplies lead to a sharp rise in prices which created great difficulties for the common people. और यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जिसकी प्राइजेस बढ़ा दिए गए जो कि कॉमन लोगों के लिए खरीदना मुश्किल था। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ बिजनेस ग्रुप्स रिएप्ट फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वार, जो बिजनेस ग्रुप्स थे उन्हें वार से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। एज यू हैव सीन द वार क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, jute bags, cloth, wheels,
जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि विश्व युद्ध में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि जूट, बैग्स, क्लॉथ, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत थी, इसलिए जो बिजनेस जो भी ग्रुप्स थे उन्हें प्रॉफिट हुआ एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। यानी कि इसके कारण जो इम्पोर्ट है दूसरी कंट्री से, जो भी भारत में इम्पोर्ट होता था, उसका भी डिक्लाइन हुआ। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वार, इसलिए जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो तो एक्सपेंड हुई वार के दौरान। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, और अब जो भी इंडियन बिजनेस ग्रुप थे वो डिमांड करने लगे ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज की, ताकि उन्हें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट मिल सके। द वार ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी, इस वार ने द वार ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी, इस वार के कारण, इस युद्ध के कारण जो ब्रिटिश हैं उन्होंने अपनी आर्मी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। विलेजेस वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कोस्ट, जो विलेजेस थे, जो गांव थे, अब उन पर प्रेशर बना दिया गया ताकि वो सोल्जर्स को सप्लाई कर सकें, यानी सोल्जर्स भेज सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड, और अब एक बड़ी संख्या में जो सोल्जर्स थे उन्हें अब्रॉड भेजा गया ताकि वो वहाँ पर युद्ध लड़ सकें। Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist power were exploiting the peoples of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. ब्रिटिश रूल के दौरान क्या होता था, जहाँ पर भी अगर भारत से बाहर कहीं पर भी युद्ध होता था तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्हें ही वहाँ पर लड़ने के लिए भेजते थे। तो इसके कारण, उनकी इस नीति के कारण अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कॉलोनियल रूल को अपोज करने लगे, कॉलोनियल रूल की उनका विरोध करने लगे। फर्दर मोर इन 1970 देयर वॉज अ रिवॉल्यूशन इन रशिया, और उसके बाद बच्चों 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। न्यूज अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली, इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। यानी कि रशिया में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था 1917 में। न्यूज अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, अब बच्चों जो भी किसान थे, जो भी वर्कर्स थे, अब वो उन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो नेशनलिज्म को, इंडियन नेशनलिस्ट को प्राप्त कर सकें, जो राष्ट्रीयता जो है, अपना जो राष्ट्र है उसे प्राप्त कर सकें। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, अब हम बच्चों महात्मा गांधी की नीति के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ इन दीज सर्कमस्टेंसेज दैट महात्मा गांधी इमर्ज एज अ मास लीडर, यही सारी परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण जो महात्मा गांधी हैं वो एक लीडर के रूप में सामने आए। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने देखा कि जो किसान हैं उनकी जो कंडीशन है वो डे बाय डे और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लोगों की कंडीशन ख़राब होती जा रही है, जो ब्रिटिश रूल है उसके अंतर्गत किस तरह की नीति अपनाई जा रही है, तो महात्मा गांधी अब आगे आए संघर्ष के लिए और वो एक मास लीडर के रूप में जाने लगे। एज यू मे नो, गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी जब गांधी जी 46 साल के थे तो वो भारत आए 1915 में। कहाँ से आए भारत? वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। Having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions, he was already a respected leader known internationally। यानी कि महात्मा गांधी ने जो ये जो भेदभाव किया जाता है, जो काले गोरे का जो भेद होता है, उसके लिए इन्होंने सिर्फ भारत में ही संघर्ष नहीं किया था, उन्होंने बल्कि जहां वो रह रहे थे साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, और इसीलिए वो एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में भी जाने जाते थे। वहाँ पर भी उन्हें जाना जाने लगा था, वहाँ पर भी जो उनकी पोजीशन थी वो रिस्पेक्टेड थी। His South African campaign had brought him in contact with various types of Indians, यानी उनके साउथ अफ्रीकन जो कैंपेन्स थे उस दौरान वो बहुत सारे इंडियंस के कांटेक्ट में आए थे। उस इंडियंस में हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, पारसीज भी थे, क्रिश्चियन भी थे, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियंस, यानी सभी इंक्लूडेड थे। एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स, यानी कि इन सभी के कांटेक्ट में महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। सबसे पहले जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उन्होंने पूरी कंट्री की यात्रा की। अंडरस्टैंडिंग द पीपल, वहाँ पर उन्होंने लोगों को समझा, देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को समझा, एंड द ओवरऑल सिचुएशन, और जो भी सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ हैं उसे उन्होंने देखा। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण, यानी उन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन किया था वो चंपारण में किया था। खेड़ा एंड अहमदाबाद वेयर ही केम इनटू कॉन्टैक्ट, इन्होंने महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो आंदोलन किए थे चंपारण में किया था, खेड़ा अहमदाबाद में किया था।
वेयर ही केम इन टू कॉन्टैक्ट, जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट में आए थे विद राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल, यानी कि किसके कॉन्टैक्ट में आए थे महात्मा गांधी, वो कॉन्टैक्ट में आए थे राजेंद्र प्रसाद की और वल्लभ भाई पटेल की। इन अहमदाबाद ही लीड अ सक्सेसफुली मील वर्कर्स स्ट्राइक इन 1918, यानी अहमदाबाद में उन्होंने एक मील वर्कर्स की स्ट्राइक उन्होंने अच्छे से लीड की थी, जिसके वो लीडर थे, और ये बहुत सक्सेसफुल रही थी। ये जो हड़ताल है मील वर्कर्स की, वो बहुत सक्सेसफुल रही थी। इसके लीडर महात्मा गांधी थे, और ये जो स्ट्राइक है वो कब हुई थी, ये हुई थी 1918 में। Let us now focus in some detail on the movements organized between 1919 and 1922। तो बच्चों 1919 से 1922 के बीच में जो जो आंदोलन हुए थे, आइए उस पर फोकस करते हैं। द रॉलेट सत्याग्रह। In 1919, Gandhiji gave a call for a सत्याग्रह against the Rowlatt Act that the British had just passed। यानी ब्रिटिश ने एक रॉलेट एक्ट पास किया था, और इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। और कब किया था? 1919 में। द एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथ पुलिस पावर्स। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स। तो देखिए बच्चों, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत जो लोगों की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत उनके जो विचार हैं, यानी ना तो अब वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते थे फ्रीली, तो बहुत सारी स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगा दी गई थी इस रॉलेट एक्ट के आ जाने से। और इसमें जो पुलिस पावर है, जो ब्रिटिश जो पुलिस पावर थी, उसको और ज़्यादा मजबूती दे दी गई थी। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे लोगों ने ये फील किया कि गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वो जो लोगों की कॉमन जो भी बेसिक जो स्वतंत्रताएं हैं उस पर पाबंदी लगा सकें। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश। उन्होंने इस एक्ट को दानवता का नाम दिया, एंड ट्रायनिकल, यानी उन्होंने इसको सरासर गलत साबित किया। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, यानी कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के अगेंस्ट नॉन वायलेंस से, यानी अहिंसा से इस एक्ट का विरोध किया। एज अ डे ऑफ ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल, यानी लोगों ने ह्यूमिलेशन से, प्रेयर से और हड़ताल से इस एक्ट का विरोध किया। किस दिन विरोध किया था? 6 अप्रैल 1919 को। सत्याग्रह सभाज वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट, और इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को लॉन्च करने के लिए सत्याग्रह सभा सेटअप किया गया। The Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all-Indian struggle against the British government, although it was largely restricted to cities। यानी रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने जो रॉलेट एक्ट पास किया था, उसके अगेंस्ट जो सत्याग्रह सभा, जो सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया गया था, वो फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का। वैसे जो काफ़ी सारे शहरों में इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी ये जो है, ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, ये फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल था। इन अप्रैल 1919 देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स इन द कंट्री, और अप्रैल 1919 में पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में हड़ताल हुए। एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मीजर्स टू सप्रेस देम, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए जो जिससे कि वो लोगों की आवाज़ को दबा सकें। द जलियांवाला बाग atrocities inflicted by General Dyer in अमृतसर on बैसाखी डे 13 अप्रैल। आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुना होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय जो लोग हैं वो इसी पर विचार कर रहे थे, इसी एक्ट पर विचार कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और उसी समय जनरल डायर ने क्या किया? इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर। तो बच्चों, अमृतसर में ये घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, और बैसाखी वाले दिन हुई थी 13 अप्रैल। बैसाखी वाले दिन अमृतसर में क्या हुआ था? वर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। तो जो वो हत्याकांड हुआ था, वो ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से लोगों की आवाज़ दबाई थी, उसका सबसे बड़ा रिजल्ट है ये। ऑन लर्निंग अबाउट द मासेकर, रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। तो क्या हुआ था बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग गैदर हुए थे। उसी समय जनरल, मतलब एक बहुत बड़ा, जलियांवाला बाग जो है वो बहुत बड़ा पार्क था, तो काफ़ी सारे लोग उस गार्डन में इकट्ठे हुए थे, उस पार्क में इकट्ठे हुए थे, ताकि वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट किस तरह से विरोध करना है इस पर डिस्कस कर सकें। उसी समय जनरल डायर अपनी पूरी सेना के साथ आए और उन्होंने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। उस पार्क में सिर्फ एक ही रास्ता था, और उस रास्ते को भी जनरल डायर की सेना ने बंद कर दिया था, और जितने भी लोग थे अंदर वो सारे मारे गए थे।
तो इसके विरोध में, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी वो भी उन्होंने इस गुस्से में वापस कर दी थी। During the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. यानी इस रॉलट जो सत्याग्रह था उसमें पार्टिसिपेंट्स ये कोशिश कर रहे थे, इंश्योर करने की कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो साथ ही लड़ाई लड़ेंगे। This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims and those of other religions. और महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम इंडिया को एक कंट्री के रूप में, एक ऐसे कंट्री के रूप में देखें जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं और अगर सभी धर्मों के लोग एक साथ होकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कहना था महात्मा गांधी का। He was keen that Hindus and Muslims support each other in any जस्ट कोज। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट जाने की। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बच्चों अब हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द खिलाफत इशू वॉज वन सच कॉज, यानी खिलाफत जो इशू है वो भी एक ऐसा ही कारण है। In 1920 the British imposed a harsh treaty on the Turkish सुल्तान और खलीफा, यानी 1920 में ब्रिटिश ने एक बहुत कठोर कदम उठाया टर्किश सुल्तान, या जिसे कि सुल्तान को खलीफा भी कहा जाता है टर्किश में। तो टर्किश सुल्तान के अगेंस्ट ब्रिटिश ने बहुत कड़ा कदम उठाया। पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। तो लोग ब्रिटिश सरकार के इस कदम से, जो जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने टर्किश सुल्तान के खिलाफ जिस तरह से व्यवहार किया था, उस व्यवहार से जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, क्योंकि लोगों में पहले से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पहले से काफ़ी ज़्यादा उनमें गुस्सा था। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेज इन द अर्स्टवाइल Ottoman Empire. The leader of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. तो बच्चों देखिए, जो मुस्लिम हैं उनके लिए जो उनके खलीफा होते थे, जो उनके सुल्तान होते थे, उनके लिए वो ही सबसे महान होते थे। तो उनके अगेंस्ट जब ब्रिटिश सरकार ने इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह का जब कठोर कदम उठाया, कठोर व्यवहार किया, तो उसने काफ़ी सारे लोगों को क्रोधित कर दिया। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन, जो लीडर थे खिलाफत एजिटेशन के कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। अब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की इच्छा जाहिर की, यानी अब एक ऐसा मूवमेंट करना चाहते थे, वो एक ऐसा आंदोलन करना चाहते थे जिसमें ब्रिटिश सरकार से किसी भी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं किया जाए। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल, गांधी जी ने उनकी इस बात को सपोर्ट किया। एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला मैसेकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। और अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने लोगों की इस मांग को, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इस मांग को सपोर्ट किया और उन्होंने डिमांड की स्वराज की, अपने राज की, जहाँ पर इंडियन का राज हो। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेट मोमेंटम थ्रू 1921 टू 22, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने 1921 से 22 के दौरान ये बहुत ज़्यादा फैला। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था बच्चों? जिसमें ब्रिटिश सरकार से किसी भी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं किया जाना था। तो बहुत सारे जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट जो भी स्कूल थे, जो भी कॉलेजेस थे, जो कि ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें इस्टेब्लिश किया था, तो जो स्टूडेंट्स ने, हज़ारों स्टूडेंट्स ने उन सभी कॉलेज और स्कूल को छोड़ दिया। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी एंड असफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। और बहुत सारे लॉयर्स ऐसे भी थे जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने, जैसे कि कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और असफ अली। तो इन्होंने जो भी अपनी जो सर्विस थी उसे छोड़ दी थी। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड, जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी उपाधियां दी गई थी, एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड, ब्रिटिश सरकार की उपाधियों को सरेंडर कर दिया गया। उनकी सभी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी ब्रिटिश जो गुड्स थे, जो सामान थे, उनको बहिष्कार कर दिया गया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ, लोगों ने जो फॉरेन क्लॉथ है उसे उसका यूज़ करना, यानी उसका भी बहिष्कार किया गया। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। अब जब लोग ब्रिटिश सरकार की सभी जो भी चीज़ें थी उनके अगेंस्ट हो गए थे, किसी भी तरह से कॉपरेशन नहीं कर रहे थे, तो ब्रिटिश जो फॉरेन क्लॉथ थे, अब
उनका बहुत ज़्यादा जो फॉरेन क्लॉथ है बहुत उनका नुकसान हुआ। किस टाइम पे नुकसान हुआ? 1920 से 1922 के बीच में। बट ऑल दिस वॉज merely द टिप ऑफ आइसबर्ग। लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ द फॉर्मिडेबल रिवोल्ट। लेकिन बच्चों ये केवल एक छोटी सी शुरुआत थी, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पीपल्स इनिशिएटिव्स, देखिए इन मेनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंटली अपोज कर रहे थे, अहिंसा के तरीकों से अपोज कर रहे थे। इन अदर्स Gandhiji's call in their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas. In either case, people link their movement to local grievances. Let us look at a few examples. तो बच्चों देखो अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने तरीकों से आंदोलन करने लगे थे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि गांधी जी के बताए हुए तरीकों पर चल रहे थे, उनके बताए हुए तरीकों से ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहे थे। इन खेड़ा, गुजरात, पटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स, यानी कि खेड़ा, गुजरात, पटीदार के जो किसान हैं, इन्होंने गांधी जी के बताए हुए तरीकों से नॉन वायलेंट कैंपेन स्टार्ट किया अगेंस्ट द हाई लैंड रिवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। और ये जो कैंपेन था, जो नॉन वायलेंस कैंपेन था, वो किसके अगेंस्ट था? वो अगेंस्ट था हाई लैंड रिवेन्यू डिमांड जो कि ब्रिटिश द्वारा की गई थी। इन कोस्टल आंध्र एंड द इंटीरियर तमिलनाडु लिक्योर शॉप्स वर पिकेटेड, यानी कि कोस्टल आंध्र और इंटीरियर तमिलनाडु में जो लिक्योर शॉप्स हैं अब उसका भी बहिष्कार किया गया। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर peasants staged a number of forest satyagrahs, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee। तो बच्चों देखो ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई भी पीजेंट अपने जो भी कैटल हैं, अपने जो भी जानवर हैं, उन्हें फॉरेस्ट में चराने के लिए जाता है तो उसे ग्रेजिंग फ़ी देना होगा। लेकिन इस आंदोलन के दौरान, अब जो आंदोलन स्टार्ट हो चुका था अलग अलग जगह पर, तो इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ट्राइबल्स और जितने भी पुअर किसान हैं अब वो फॉरेस्ट सत्याग्रह पर उतर आए थे और उन्होंने अपने जानवरों को बिना किसी ग्रेजिंग फ़ी चुकाए, बिना किसी ग्रेजिंग फ़ी के जंगलों पर चराना स्टार्ट कर दिया था। देवर प्रोटेस्टिंग, वो विरोध कर रहे थे, बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वेज। अब वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश रूल के कारण फॉरेस्ट रिसोर्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेज रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबोलिश्ड। उन्हें विश्वास था कि जो गांधी जी हैं वो टैक्स को कम कर देंगे, जो भी उन पर लगाए गए हैं, जो फॉरेस्ट पर लगाए गए हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स पर लगाए गए हैं। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स प्रोक्लेम स्वराज। बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस ऐसे थे जहाँ पर जो किसान हैं वो स्वराज की इच्छा जाहिर करने लगे। एंड बिलीव दैट गांधी राज वॉज अबाउट टू बी स्टैब्लिश, और वो विश्वास करने लगे कि जल्दी ही गांधी राज इस्टेब्लिश हो जाएगा। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल, यानी कि सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर जो भी मुस्लिम व्यापारी थे, जो भी मुस्लिम किसान थे, उन्होंने खिलाफत जो कॉल है, जो खिलाफत आंदोलन है, अभी जो मैंने बताया था आपको खिलाफत आंदोलन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मुस्लिमों के जो खलीफा हैं उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया था, तो उस व्यवहार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ था बच्चों? सिंध में मुस्लिम व्यापारियों ने, पीजेंट्स ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गेव इनरमस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। बंगाल में भी खिलाफत जो नॉन कॉपरेशन आंदोलन था, इसने नेशनल मूवमेंट को और भी मजबूत बना दिया। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स सॉट टू रिमूव करप्ट महंत सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वाराज। पंजाब में भी क्या हुआ? जो सिख लोग थे, वो जो करप्ट महंत थे, जो कि जिनको जो ब्रिटिश लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें गुरुद्वारा से हटाने पर उन्होंने मांग की। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। इन आसाम, टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। और असम में भी जो टी गार्डन के जो लेबरर थे वो शाउट करने लगे। क्या शाउट करने लगे? गांधी महाराज की जय। और वो डिमांड करने लगे कि जो भी उनको दैनिक जो भी भत्ता दिया जाता है, जो उनका डेली जो वेजेस है, उसमें इंक्रीमेंट किया जाए।
They left the British owned plantations amidst declaration that they were following गांधीजी's wish. उन्होंने ब्रिटिश ओन जो भी प्लांटेशन थे, ब्रिटिश के जो भी प्लांटेशन थे उसे लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, और वो अब गांधी जी के साथ जुड़ गए. इंटरेस्टिंगली इन द असमीज वैष्णव सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड ऑफ द रेफरेंस टू कृष्णा वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय गांधीराज. और अब असम में भी जो लोग हैं वो गांधीराज की इच्छा जाहिर करने लगे. द पीपल्स महात्मा, अब जो महात्मा गांधी हैं वो लोगों के महात्मा बन चुके थे. We can see from the above that sometimes people thought of Gandhiji as a kind of messiah. ऊपर के जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े उसमें हमने ये देखा, ये जाना कि किस तरह से जो गांधी जी हैं वो लोगों के मसीहा बन चुके थे. As someone who could help them overcome their misery and poverty, यानी एक ऐसा व्यक्ति बन चुके थे जो कि लोगों को उनकी मुसीबतों से, उनकी गरीबों से छुटकारा दिला सकता है. Gandhiji wished to build class unity, not class conflict, yet peasants could imagine that he would help them in their fight against जमींदार्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स बिलीव्ड ही वुड प्रोवाइड देम लैंड. यानी कि जो भी किसान हैं, जो भी एग्रीकल्चरल जो भी लेबरर्स हैं, अब उन्हें ये विश्वास हो गया था कि महात्मा गांधी जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें मुक्त करेंगे. एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल credited Gandhiji with their own achievements. For instance, at the end of a powerful movement, peasants of Pratapgarh in the United Province managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhiji who had won them डिमांड फॉर देम. यानी कि बच्चों कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पर चल के अब बहुत सारे लोगों ने जो भी वो बताते थे, जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, प्रतापगढ़ में जो किसान हैं, जो भी प्रतापगढ़ के जो भी किसान हैं, उन्होंने भी महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए मूवमेंट में हिस्सा लिया और उन्होंने इलीगल जो एविक्शन था, जो भी किराएदारों की जो इलीगल एविक्शन था, तो उसे रोकने में उनका सपोर्ट किया. बट दे फेल्ट इट वॉज गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम. और उन्होंने ये महसूस किया कि ये गांधी जी हैं जिन्होंने उनकी डिमांड को सुना है. At other times, using Gandhiji's name, tribal and peasants undertook action that did not conform to Gandhian ideals. लेकिन at other times, कुछ समय ऐसा भी था, यूजिंग गांधी जी नेम यानी गांधी जी का नाम यूज करके ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स अंडरटुक एक्शन, जो ट्राइबल्स और किसान थे उन्होंने कुछ ऐसे एक्शन लिया दैट डिड नॉट कन्फर्म टू गांधी आइडियल्स, जो गांधी जी के नाम पर तो स्टार्ट किया गया था लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चल रहा था. to 1929. महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंसात्मक आंदोलन के अगेंस्ट थे. ही एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था. When in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा, यानी जब एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन्होंने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी 1922 फरवरी में. 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे, तो इस घटना में 22 जो पुलिसमैन हैं वो मारे गए थे. द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन. ये जो किसान थे इन्होंने इसीलिए आग लगाई थी बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि जो पुलिस हैं उन्होंने भी उनका जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है उस पर आग लगाई थी. वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओवर हो चुका था, गांधी जीज फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज. तो गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कांग्रेस पर ये जोर डाला कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight election to the councils and enter them in order to influence government policies. तो देखिए कुछ ऐसे भी नेता थे जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो इनका मानना था कि जो पार्टी है उसे एक इलेक्शन फाइट करना चाहिए और एंटर दैम, जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, अब उन्हें भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए. Through sincere social work in villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. अब 1920 में जो गांव, जो विलेजेस थे वहाँ पर भी सोशल वर्क स्टार्ट हो चुका था एंड द गांधीयंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस. और जो गांधीयंस हैं, जो गांधी जी के फॉलोवर थे, अब उन्होंने भी आंदोलन में उन्होंने भी अपना पूरा सपोर्ट दिया. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. और 1930 में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. 2 important developments of the mid-19
1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो देखो मिड 1920s में दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए। कौन कौन से दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए? एक तो आरएसएस की स्थापना हुई, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और एक किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. ये जो भी पार्टीज अब इस्टेब्लिश हो गई थी, इनके बहुत डिफरेंट आइडियाज़ थे इंडिया के लिए। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। तो इस पीरियड में जो भगत सिंह है वो भी बहुत एक्टिव थे। The decade closed with the Congress resolving to fight for पूर्ण स्वराज in 1929। ये जो डिकेड है, ये जो आंदोलन है वो जो डिकेड है वो क्लोज हो गया था विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। कब क्लोज हो गया था? जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप और जवाहरलाल नेहरू। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। Consequently, Independence Day was observed on 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। और उस समय जब 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज के लिए फाइट किया गया था, तो एक तरह से 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा था। द मार्च टू दांडी। अब हम दांडी यात्रा के बारे में सुनेंगे, दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, इट हैड टू बी फॉट फॉर। पूर्ण स्वराज हमें अपने आप नहीं मिला, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 1930s गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। क्या हुआ था बच्चों? 1930 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया था। तो महात्मा गांधी ने इस नमक के कानून को तोड़ने के लिए, यानी जो नमक पर जो टैक्स लगा दिया था, हाई टैक्स लगा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अब गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि हमें एक यात्रा करनी पड़ेगी ताकि हम इस नमक के कानून को तोड़ सकें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के अंतर्गत द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक के सेल पर बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई थी। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वॉज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट सिंस इट इज सच एज एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड। महात्मा गांधी का कहना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर इस तरह से टैक्स लगा देना बहुत गलत है, क्योंकि जो नमक है वो सभी लोगों की ज़रूरत है। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रेवियंस शेयर्ड बाय एवरीबडी। तो ये एक ऐसी यात्रा थी जो कि नमक के कानून को तोड़ने के लिए की गई थी, और सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था और लगभग सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। और इस जो आंदोलन ने इसलिए न तो रिच और न पुअर के बीच में किसी भी तरह से कोई डिवाइडेशन किया, क्योंकि चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सभी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर अवर 240 मील्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। यानी गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स के साथ 240 मील की दूरी तय की थी साबरमती से दांडी तक की, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore, जहाँ पर उन्होंने सी शोर से नेचुरल सॉल्ट को इकट्ठा किया, एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, और उन्होंने सी वाटर को बॉयल किया ताकि सॉल्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। तो बच्चों इस तरह से जो गांधी जी हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक के कानून जो सॉल्ट लॉ है उसे तोड़ने के लिए यात्रा की थी दांडी मार्च के अंतर्गत। पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। इस आंदोलन में, इस यात्रा में पीजेंट्स, ट्राइबल्स और वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। अ बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू। सॉल्ट इशू पर काफ़ी बड़े बड़े पम्पलेट भी पब्लिश किए गए थे। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रिचुअल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज। यानी ये जो पीसफुल सत्याग्रही से इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ठोस कदम उठाए। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, हज़ारों लोगों को जेल भेज दिया गया था। The combined struggle of the Indian people bore fruit when the Government of Indian Act of 1935 prescribed provincial autonomy, and the government announced election to the provincial legislatures in the 1937। तो बच्चों देखो 1937 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इलेक्शन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्शन अनाउंस किया था। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 7
जो गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस थी, उन्होंने क्या फॉर्म किया था, गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी 11 में से 7 प्रोविंसेस में सरकार फॉर्म किया था। इन सितंबर 1939, 1939 में 1939 में आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, यानी कि जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर 2 साल के बाद जब कांग्रेस रूल एस्टेब्लिश हो चुका था, उसके 2 साल बाद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, यानी किसके, ये जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो लोग थे वो किसके क्रिटिकल थे, हिटलर के। कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार एफर्ट, कांग्रेस लीडर्स सब रेडी थे ब्रिटिश वार एफर्ट को, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो युद्ध था उसको सपोर्ट करने के लिए। बट इट रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, और लेकिन उनकी ये मांग थी कि जो बट इट रिटर्न दे वांटेड, वो चाहते थे कि इंडिया को इस युद्ध के बाद स्वतंत्रता दे दी जाए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कॉन्क्रीट द डिमांड, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उनकी इस डिमांड को नहीं माना। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, और उनके इस विरोध में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो देखिए बच्चों, क्विट इंडिया एंड लेट, महात्मा गांधी decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. महात्मा गांधी अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन चला रहे थे उसे अब एक दूसरा ही फेस देना चाहते थे। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश को भारत तुरंत छोड़ देना चाहिए। टू द पीपल ही सेड, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, उन्होंने लोगों को कहा कि या तो मरो, या तो करो या मरो, ब्रिटिश से लड़ाई के दौरान या तो आप लड़ो या तो देश के लिए कुछ करो या मरो, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। लेकिन उनका कहना था कि आपको जो ये फाइट है वो अहिंसा के रूप में करनी होगी। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, गांधी जी और दूसरे लीडर्स को जेल भेज दिया गया। बट द मूवमेंट स्प्रेड, लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, ये फैल गया था। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स, इस आंदोलन ने किसानों को अट्रैक्ट किया। एंड द यूथ, और जो यूथ थे, जो जवान लोग थे, उसे अट्रैक्ट किया। वो गेव अप देयर स्टडीज टू जॉइन इट, जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जिन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स को छोड़ दिया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उन्हें छोड़ दिया था। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री, अब कम्युनिकेशन और सिंबल्स, जो स्टेट सिंबल्स थे, उस पर अटैक किया गया था। इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट, बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पर लोगों ने खुद की गवर्नमेंट अब सेटअप कर लिया था। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवर रिप्रेशन। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। अब जो आंदोलन चल चुका था बच्चों पूरे देश में, अब ब्रिटिश लोग और ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। 1943 में लगभग 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, और लगभग 1,000 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एरोप्लेन्स, और बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ पर एरोप्लेन्स के थ्रू अब मशीन गन गिराए जाने लगे थे। द रिबेलियन हाइवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज, यानी अब जो लोग थे, जो रिबेलियन थे, जो विद्रोही थे, अब वो रुके नहीं और वो अपना राज चाहते थे। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। Meanwhile in 1940 the Muslim League had moved a resolution demanding independent state, यानी 1940 के दौरान अब जो मुस्लिम लीग है वो इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न, यानी जो मुस्लिम लीग है वो चाहती थी कि नॉर्थ वेस्टर्न में मुस्लिमों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज में वो मुस्लिम स्टेट चाहते थे। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान, लेकिन इस रेजोल्यूशन का मतलब पार्टीशन नहीं था, वो केवल अपने लिए एक अलग स्टेट चाहते थे। वाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनॉमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी इस लीग ने किस तरह से जो मुस्लिम और हिंदू हैं इसके बीच में किस तरह से डिवाइडेशन को इसने प्रोवोक किया, देखिए उसके बारे में जानेंगे। फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज, यानी 1930 के बाद से जो लीग है, जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने अपने लिए एक अलग ही, मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड स्टार्ट कर दी थी। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन द 1920s एंड 1930s, और इसका कारण था 1920 से 1930 तक हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो टेंशन चल रही थी, जो छोटा मोटा जो विरोध चल रहा था, वो शायद इसका कारण था कि मुस्लिम लीग ने अब अपने लिए एक अलग ही राष्ट्र की मांग स्टार्ट कर दी थी।
More importantly, the provincial election of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. तो देखो बच्चों, क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के जो भी सदस्य थे उनका कहना था कि जो मुस्लिम जो सदस्य हैं वो माइनॉरिटी में काउंट होते हैं और उन्हें हमेशा ही सेकंड, मतलब उन्हें कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में. इट्स फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड. और उनका कहना था, मुस्लिम लीग का कहना था, उनके सदस्यों का कहना था कि मोस्टली कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर मुस्लिमों को अनप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता. The Congress rejection of the League's desire to form a joint Congress-League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League. तो देखो बच्चों, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था, जिससे 1930 में जो लीग के सदस्य थे, 1937 में मुस्लिम लीग के सदस्य और भी ज़्यादा नाराज हो गए थे. द कांग्रेस फेलर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेज इन द 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट. 1930 में कांग्रेस ने ये मांग की थी कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को सोशल सपोर्ट करना चाहिए बजाय अपने लिए एक अलग राष्ट्र मांगने के, डिमांड करने की. It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. और कांग्रेस सदस्यों की, कांग्रेस लीडर्स की ये मांग, ये जो उनकी जो इच्छा थी कि मुस्लिम लीग को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, ये और भी ज़्यादा बढ़ गई थी 1940 में, जब उन्हें जेल भेज दिया गया था. At the end of the war in 1945, the British opened negotiations between the Congress, the League and themselves for the independence of India. The talks failed because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslims. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. तो बच्चों देखो, जब मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे इस आंदोलन के दौरान, अलग अलग जगहों पर जो भी आंदोलन हो रहे थे, तो मुस्लिम लीग के सदस्य अब कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे थे आंदोलन में. लेकिन जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी अपने लिए अलग राष्ट्र की, वो ख़त्म नहीं हुई थी. इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946. 1946 में इलेक्शन हुए. द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वॉज स्पेक्टेकुलर. देखिए, कांग्रेस ने जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, बट द लीग सक्सेस, लेकिन अपने लिए सीट रिजर्व में मुस्लिम लीग सफल रही. इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. और उन्होंने अब किसकी डिमांड कर दी थी? पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी. अपने लिए एक अलग देश की डिमांड करने लगे थे, वो अलग राष्ट्र की डिमांड करने लगे थे. इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-member मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड. उसके बाद 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3-member मिशन को दिल्ली भेजा ताकि मुस्लिम लीग की इस डिमांड को एग्जामिन कर सकें एंड टू सजेस्ट अ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया. और फ्री इंडिया के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए एक सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को सजेस्ट कर सकें. दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडियन शुड रिमेन यूनाइटेड. और इस मिशन ने सजेस्ट किया कि इंडिया को यूनाइटेड, एकता के साथ रहना चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज. और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहाँ पर मुस्लिमों के लिए काफ़ी, वहाँ पर भी काफ़ी उनके लिए इंतज़ाम करने चाहिए. But it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific details of the proposal. लेकिन बहुत सारे प्रपोजल ऐसे थे जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो एग्री नहीं थे. पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इन्वेस्टिबल. अब जो पार्टीशन है उसकी जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में किस तरह से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अलग कर दिया गया था. आफ्टर द फेलर ऑफ द कैबिनेट मिशन, जब इस कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पर दोनों ही एग्री नहीं हुए, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड. तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो पाकिस्तान की डिमांड करने लगे. इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. उन्होंने 1946 को के दिन डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने अनाउंस किया. ऑन दिस डे रियोट्स ब्रोक आउट in Calcutta lasting several days and resulting in the death of thousands of people. इस दिन जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग के लिए आंदोलन किया, जिसके अंतर्गत हज़ारों लोग मारे गए थे. By March 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया. और 1947 तक भारत के अलग अलग पार्ट्स में ये जो हिंसा है वो फैल गई थी. Many 100,000 people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition.
हज़ारों लोग मारे गए थे, काफ़ी लोगों को, काफ़ी सारी औरतें ऐसी भी हैं, वुमेन ऐसी भी हैं जिन पर अत्याचार किया गया था इस पार्टीशन के दौरान। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स, यानी कि लाखों की संख्या में लोगों को अब अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा था। जब पार्टीशन हो गया था उस समय की बात है बच्चों। Torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands. Partition also meant that India changed, many of its cities changed, and a new country, Pakistan, was born. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. तो देखिए बच्चों, अब हमें स्वतंत्र प्राप्ति तो मिल चुकी थी, स्वतंत्रता जब मिल चुकी थी और पाकिस्तान अब मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बना दिया गया था, उस समय क्या हुआ था कि अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। अब अलग अलग जगह से जो भी लोग हैं, जो दिल्ली में आए थे, जो मुस्लिम लोग आए थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। पाकिस्तान में जो लोग हिंदू थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, तो इसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो अब हमें जो स्वतंत्रता मिल चुकी थी उसकी खुशी तो थी ही, लेकिन साथ में पेन भी था, वायलेंस भी था, जो पार्टीशन के दौरान हमें मिला था। So all these friends, here our chapter has been ended. If you have any doubt, you can talk to me anytime. You have to watch the video carefully. आपको कोई भी डाउट होता है friends, you can talk to me anytime. So till then all friends, keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.